नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर मुनाफा वसूली के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ डीएस्केलेशन हमने हमास और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में देखा है और उसका प्रीमियम थोड़ा सा यहां पर भावों से छटता हुआ दिखा। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली है, तो क्या निवेश के मौके फिर से ढूंढने चाहिए, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे चावल की, जहां पर एक्सपोर्टर्स ने यहां पर खरीदारी बिल्कुल बंद कर दी है मंडियों से, क्योंकि एक्सपोर्ट अभी भी $1200 मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस पर है बासमती के लिए। तो यहां पर आगे क्या कुछ ब्रेक थ्रू है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही हम जोड़ेंगे आईएमडी को अपने साथ, क्योंकि आने वाले सुपर एल निनो का असर यहां पर कैसा पड़ सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने, साथ ही साथ हैं अमित खरे, जो कि यहां पर एवीपी हैं गंगानगर कमोडिटीज के। आईएमडी की तरफ से हम जोड़ेंगे सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जनमनी को, और ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पंकज गोयल भी होंगे हमारे साथ। शुरुआत हम यहां पर चावल के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी खासी उठापटक यहां पर देखने को मिली है। इंडस्ट्री लगातार यहां पर सरकार से एक कनेक्ट बनाए हुए है। चावल के भावों की अगर बात करें तो यहां पर गिरावट देखने को मिली है, और बाजार अब ये मान के चल रहा है कि जिस तरह का पूरा कामकाज यहां पर ठप पड़ा है, उसका कुछ निष्कर्ष अब सरकार के साथ बात करने के समय पे यहां पर निकलेगा। पंकज जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, आप लगातार यहां पर मिनिस्ट्री के साथ इन कॉन्वर्सेशंस में हैं, क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्या कुछ है आपकी बातचीत एज ऑफ नाउ? पंकज जी से यहाँ पर संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चावल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट खबर है। हमने देखा है कि यहाँ पर भावों में गिरावट है। बासमती के अगर प्राइसेस ही देखे जाएं तो 38 रुपए किलो के भाव अब यहाँ पर 31 पर आने लगे हैं। तो सरकार की तरफ से इवन एज कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर जारी थी, कोई बहुत बड़ा चेंज हमने आता हुआ नहीं देखा। और दूसरी तरफ जहां पर पार बॉइल्ड राइस एक्सपोर्ट्स का बात है, वहां पर भी जो 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी है, उसकी मियाद भी अब अगले साल तक बढ़ा दी गई है। तो यानी कि जिस तरफ भी आप चावल को देखें, एक हल्का सा यही काम है कि इसे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ना किया जाए। अमित खरे से पहले जान लेते हैं कि क्या कुछ इंपैक्ट इसका रह सकता है। अमित जी, आप कैसे देखते हैं इसको? सरकार की कोशिश रही है कि एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस ना बढ़े फेस्टिवल्स और वेडिंग सीजन से पहले, और उसका एक इम्पैक्ट हमने यहाँ पर अब ट्रेड पर आता हुआ देखा है। जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। जैसा कि स्टेप अभी गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, ऐसा लगता है कि प्राइजेस को कंट्रोल अभी कुछ दिनों के लिए रखा जाएगा। अभी फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, उसके बाद जो है सेंट्रल के इलेक्शन भी आएंगे, तो पूरा का जो अभी दिखाई दे रहा है, खेल दिखाई दे रहा है कि प्राइजेस को काफी कंट्रोल में रखा जाएगा। अगर हम इंटरनेशनल रफ राइस का चार्ट की अगर बात करूं, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, $16 का एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा था। प्राइजेस वहां से करेक्ट हुआ और अभी प्राइजेस लगभग 15.80 के आसपास आ रहा है। अभी एज पर चार्ट मेरे को लगता है ये प्राइजेस 15 के आसपास तक भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी ओवरऑल देखा जाए तो 4 से 6 महीने तक प्राइजेस में काफी कंट्रोल रहेगा, और ओवरऑल जो सेंटिमेंट रहेगा वो काफी प्राइजेस के लिए नेगेटिव रह सकता है। जी पंकज गोयल जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पंकज जी, लगातार आप लोगों की बात है पीड़ा से चल रही है, मिनिस्ट्री से भी बातचीत जारी है। एक बार तो जिस तरह से एक्सटेंशन आता हुआ हमने देखा है प्राइस का और एक्सपोर्ट ड्यूटी का, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्या बातचीत एज ऑफ नाउ आप लोग कर रहे हैं? सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। सबसे पहला इशू हमें ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने जो $1200 की एमईपी की बात रखी है, ये कोई रेलिवेंट प्राइस नहीं है, क्योंकि लास्ट 3 ईयर का अगर हम डाटा देखते हैं, एवरेज यूनिट प्राइस अगर हम देखते हैं तो दैट इज $937। तो अगर हम एवरेज में हर साल $937 की एवरेज से अगर हम सेल करते हैं, तो $1200 की जो फिगर आई है ये बिल्कुल गलत है। और इसके साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट से बात चल रही है, कल हम हमारी जो नोडल एजेंसी है, रेगुलेटरी बोर्ड है अपीडा, उन्होंने हमें श्योर किया। उसके बाद हम कॉमर्स मिनिस्ट्री में गए थे, वहाँ के हायर ऑफिशियल से हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें बोला है कि मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है और इमीडिएट हम इसको रिवोक करेंगे। लेकिन पंकज जी, मीटिंग्स आपकी लगातार होती रही हैं, एश्योरेंसेस थी आपके पास, उसके बावजूद भी हमने देखा है कि एक्सटेंशन आता हुआ। एज ऑफ नाउ क्या कॉन्वर्सेशन है? आपको लगता है अगर ये रिवोक भी किया जाता है तो कितना समय लग सकता है? ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि हमारी गवर्नमेंट के 3 डिपार्टमेंट, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कॉमर्स मिनिस्ट्री और रेगुलेटरी बॉडी अपीडा के लोगों ने जीआई एरिया के अंदर 7 स्टेट्स के अंदर ट्रेवल किया, वहाँ के एक्सपोर्टर से मिले, उन्होंने प्राइस इवेल्युएट किया, और प्राइस इवेल्युएट करने के बाद उन्होंने फील किया कि ये जो
प्राइस है MEP शुड बी इन द रेंज ऑफ $850 to $900, पर उसके बावजूद भी अभी तक ये डिसीजन पेंडिंग है। तो इसके लिए हम अपनी गवर्नमेंट को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम माननीय अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, कॉमर्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको इमीडिएट रिवॉक किया जाए। इसके अंदर हमारा देश का बेनिफिट है, क्योंकि इस समय खरीफ का पीक सीजन है। जी, मेरा सवाल वही था आपसे दूसरा कि अगर आप लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, बाजार में अगर आवक यहाँ पर आ रही है, तो किस तरह की ऑन ग्राउंड सिचुएशन है अगर इंडस्ट्री खरीदने से दूर है? इंडस्ट्री की परचेजिंग पावर बहुत वीक हो गई है, क्योंकि हमें पिछले 1 महीने पहले एक एश्योरेंस मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हम 850 करने जाने लग रहे हैं। तो इंडस्ट्री ने 35 लाख टन माल जो अभी तक आवक आई है, वो उसी एश्योरेंस के ऊपर एक्सपोर्टर्स ने, मिलर्स ने, सभी लोगों ने प्रोक्योर किया, और वो माल हमारे पास स्टक हो गए हैं। हमारा कैश फ्लो रुक गया है, हमारी परचेजिंग पावर वीक हो गई है। तो हमने गवर्नमेंट को यही सब पॉइंट्स रखे हैं। गवर्नमेंट इस पर जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने के मूड में है, और आई थिंक ये डिसीजन शायद 1 वीक में आने वाला है। कोई मीटिंग है आपकी स्लेटेड मिनिस्ट्रीज के साथ? किस तरह की बातचीत है और क्या वहां से ये एश्योरेंस आई है कि यहाँ पर इसे रिवोक किया जाएगा? हमारे को गवर्नमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एश्योर किया है, क्योंकि उनकी कुछ फाइंडिंग्स थी, वो हमने फाइंडिंग्स पूरी कर दी हैं। फाइंडिंग्स पूरी होने के बाद उनका एश्योरेंस ये है कि विद इन अ वीक शायद इसको रिवोक किया जाए या रिव्यू किया जाए। ऑलराइट, पंकज जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली चिंताएं हैं यहाँ पर राइस एक्सपोर्टर्स को लेकर, और एज ऑफ नाउ तो सारी मियादें यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं, चाहे वो बासमती का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है या पारबॉयल की एक्सपोर्ट ड्यूटी है, सभी ज्यों का त्यों है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि बातचीत जारी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिनिस्ट्रीज को चाहिए थे वापस किए गए हैं, और 1 हफ्ते में शायद ये कुछ रिजल्ट का चेंजेस हम आता हुआ देखेंगे भी। ये तो बात हुई यहाँ पर चावल की, लेकिन एक नज़र यहाँ पर डालनी चाहिए कच्चे तेल के प्राइसेस पे, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी जारी है, और कल के उछाल के बाद यहाँ पर कल शाम में मुनाफा वसूली फिर से लौटती हुई नजर आई, और 91 का हाई छूने के बाद अब 90 के नीचे के कारोबार। किशोर, कैसे देखते हैं आप क्रूड ऑयल प्राइसेस को, क्योंकि कुछ डी एस्केलेशन शायद यहाँ पर इजराइल हमास के बीच में नजर आया है, जिसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे है? मनीषा, आई थिंक सप्लाई मार्केट में भरपूर है और सप्लाई रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है। सो जो भी नीजर रिएक्शन हम देखे थे पहले, वो भी निकलते जा रहे हैं। एंड जैसा आपने बोला है कि कुछ ना कुछ डी एस्केलेशन हो सकता है। आई थिंक प्रेसिडेंट बाइडेन इज ट्रैवलिंग देयर, तो प्रॉबेबली यहाँ पे मार्केट इज़ कमिंग बैक टू ओरिजिनल लेवल्स। सो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए तो वीकनेस जारी रहना चाहिए। डाउन साइड में 7100 तक आपको डाउन साइड मिल सकता है। तो मैं इंट्राडे में भी 7300 का जो पुट ऑप्शन है वो अराउंड 80 रुपये के आसपास अवेलेबल है, वो ख़रीदारी करने का सलाह दूंगा, और 50 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एंड 140-150 रुपीज़ तक भी जा सकता है 7300 का पुट ऑप्शन। ऑलराइट, तो ऑप्शंस में यहाँ पर कारोबार करने की सजेशन है। साथ ही किशोर, अगर नेचुरल गैस के प्राइसेस देखें तो यहाँ पर काफ़ी उठापटक है। आई नो बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर काफ़ी हद तक जारी रही हैं, लेकिन अपने हाई से काफ़ी हद तक टूट चुका है, और MCX पे आप देख सकते हैं प्राइसेस 260 के आसपास। आई थिंक यहाँ पे भी इसमें वीकनेस जारी रहना चाहिए। प्रॉबेबली करंट लेवल से ज़्यादा थोड़ा सा अगर 4-5 रुपये ऊपर आता है 265 के आसपास इसमें बिकॉली कर सकते हैं। 270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बट अगेन यहाँ पे भी ऑप्शंस अवेलेबल है। सो MCX का 260 का जो पुट ऑप्शन है अराउंड 7 रुपये के आसपास अवेलेबल है। सो इसमें 4 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अपसाइड में 12 से 13 रुपये तक अपसाइड जा सकता है 260 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट ऑप्शन। ऑलराइट, यहाँ पर भी ऑप्शंस पे कारोबार करने की राय। आपको बता दें कि ऑप्शंस में अच्छे खासे वॉल्यूम्स हैं यहाँ पर MCX पे, और उसका फायदा यहाँ पर डेफिनेटली उठाया जा सकता है। बात अब सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा वसूली जारी है, स्पेशली सोने के लेवल्स पे। 1900 के ऊपर के लेवल्स ऑफकोर्स यहाँ पर बरकरार हैं, लेकिन किशोर, जिस तरह की तेजी यहाँ पर आते हुए देखी है, कुछ मुनाफा वसूली की नियर टर्म में राय देंगे, या आपको लगता है कि हर डिप्स पे खरीदारी अभी भी करनी चाहिए? आई थिंक शॉर्ट टर्म में जो डॉलर का जो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है वो आपको जो नियर टर्म में थोड़ा सा प्रेशर दिखा रहा है। बट आई थिंक ओवरऑल में मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स के
का भी टॉप आउट हो चुका है एंड कहीं ना कहीं इकोनॉमी का कूल डाउन का भी आशंका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तेज़ी बरकरार रहना चाहिए दोनों गोल्ड एंड सिल्वर में। गोल्ड में अगर लेवल्स के अगर बात करें तो 58,900 का लेवल्स बेहतर लगता है मुझे खरीदारी करने के लिए। अपसाइड में आप टारगेट्स रख सकते हैं 59,300 के आसपास। जहाँ तक सिल्वर की बात है अराउंड 71,000 71,200 तक भी अपसाइड है। तो एनीथिंग क्लोज टू 70,400 70,500 इज़ अ गुड बाय फॉर सिल्वर। अपसाइड में आपको 71,200 के आसपास का टारगेट्स के लिए। राइट, तो बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पर सोने और चांदी पे आती हुई मेटल्स पे एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज का दिन मुनाफा वसूली के साथ शुरू हुआ है। और अगर वीक ऑन वीक के प्राइसेस देखें चार्ट्स पे तो ज्यादातर मेटल्स, ऑफ कोर्स बारिंग फेरस मेटल्स यानी कि आयरन ओर और स्टील, वीक ऑन वीक यहाँ पर पॉजिटिव हैं। पर बाकी सभी मेटल्स, चाहे वो कॉपर है, निकल है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आप देख सकते हैं नेगेटिव कारोबार है। और कॉपर में 700 के स्तर फिर से नीचे में टूटते हुए नजर आए हैं। स्पेशली कॉपर में अब यहाँ पर क्या करने की राय है किशोर? थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या है कि थोड़ा बहुत जो अगेन डॉलर का स्ट्रेंथ की वजह से हल्का सा वीकनेस देख रहे हैं एंड देन मिडल ईस्ट का टेंशन्स को लेकर भी थोड़ा बहुत कंसर्न है। चाइना जो अनरॉड कॉपर का इंपोर्ट्स थोड़ा सा वीक है, बट आई थिंक डोमेस्टिक प्रोडक्शन उनका काफ़ी अच्छा है। सो आई एम नॉट सीइंग ए स्ट्रक्चरल वीकनेस यहाँ पे, बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में एक बार कॉपर में थोड़ा वीकनेस देख सकते हैं। 700 के आसपास इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। डाउन साइड में आपको 692 693 के आसपास हो सकता है, बट इट्स नॉट ए स्ट्रक्चरल वीकनेस, बट हल्का सा मुनाफा वसूली हो सकता है। सो शॉर्ट टर्म सेल बट नॉट ए लॉन्ग टर्म सेल। राइट, पॉइंट टेकन। अभी एज ऑफ नाउ तो लेकिन बिकवाली करने की राय है। अमित, आपकी क्या राय है? ओवरऑल मेटल्स में आपको भी लगता है कुछ और गिरावट देखने को मिलेगी? बिल्कुल मनीषा जी, मेरे को लगता है कॉपर में थोड़ा सा प्रेशर अभी आगे जारी रह सकता है। 700 रुपये का लेवल जो काफी इंपॉर्टेंट था, उसने अभी ये वापस फिर से तोड़ा है। तो 700 रुपये के आसपास ही मैं बिकवाली की सलाह दूंगा। 705 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लगता है प्राइस वापस 690 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे जिंक की अगर मैं बात करूं तो जिंक का भी एक रेंज 220 से लेकर 216 की मेरे को नजर आ रही है। 219 रुपये 19 रुपये 50 पैसे के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो 221 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी एक सेलिंग का ट्रेड बनाया जा सकता है, नीचे में 216 के टारगेट के लिए। राइट, यानी कि गिरावट यहाँ पर मेटल्स में और देखने को मिल सकती है और करंट लेवल से बिकवाली की ही यहाँ पर राय भी है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। किशोर, बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज के लिए। जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर IMD से कि आगे जाकर किस तरह की मौसम की सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है, और बात करेंगे एग्रो कमोडिटीज के स्ट्रैटेजीज की। स्वागत है। और यूएस की नेशनल एसोसिएशन एंड माफ कीजिए टर्मरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अगले साल सुपर एल निनो आने की आशंका जताई है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि सुपर एल निनो अब तक का सबसे शक्तिशाली एल निनो होगा, जिससे तापमान 2 डिग्री या उससे भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इसका कितना असर भारत पे पड़ सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ IMD के सीनियर साइंटिस्ट RK जनमनी हैं। माफ कीजिए मिस्टर जनमनी, कैसे देखते हैं आप इस रिपोर्ट को? मिस्टर जनमनी, आपको हमारी आवाज आ रही है? मिस्टर जनमनी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये सुपर एल निनो की रिपोर्ट्स है उन्हें आप कैसे देखते हैं? मिस्टर जनमनी से वहां पर फिर से संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि NOAA के हिसाब से अगला साल सुपर एल निनो वाला रह सकता है। ये सबसे ज्यादा मजबूत एल निनो होने की आशंका है और एल निनो का इम्पैक्ट हम देखते हैं कि काफी हद तक एशियन कंट्रीज पे अलग से पड़ता है और ब्राजील, US और यूरोप में अलग से पड़ता है। ड्राउट सिचुएशंस यहाँ पर हम इंडियन मार्केट्स में और एशियन मार्केट्स में बनता हुआ देखते हैं। तो अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे सबसे ज्यादा असर दिखा सकता है तो इंडियन मार्केट्स में इसका क्या असर पड़ेगा, वो हम यहाँ से IMD से समझने की कोशिश एज ऑफ नाउ करेंगे। लेकिन उससे पहले अमित, जब तक हम उनको जोड़ते हैं, मौसम ऑफ कोर्स इस साल में काफी एराटिक रहा है और अगर हम एक और एल निनो और सुपर एल निनो की बात अगले साल के लिए कर रहे हैं, आप एज एन एग्रीकल्चर वॉचर कैसे देखते हैं इसे? जी मनीषा जी, जैसा कि अभी इस साल भी एल निनो का इफेक्ट भारत के मौसम पे हुआ था। हमने देखा कि जुलाई में काफी अच्छी बारिश और रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, लेकिन अगस्त में वहीं पे पूरा का पूरा अगस्त जो है वो सूखा रहा। तो इससे नो डाउट फसलों पे इफेक्ट तो पड़ता ही है।
जिस टाइम पे बरसात की जरूरत हो और उस टाइम पे बरसात अगर नहीं होती है थोड़ा सा फसलों का डैमेज और जो है नुकसान होता ही है। अगर जैसे अभी इस टाइम की बात करें तो अगस्त में जो है काफी अच्छी बारिश की जरूरत थी, स्पेशली ग्वारशीट ग्वार गम को, जो कि नहीं हुई, तो उससे नो डाउट फसलों पे भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा और फसलों में लगभग 30 से 40% की गिरावट जो है यील्ड में देखने को मिली है। अगर ये भी अगले साल भी ऐसा ही होता है तो नो डाउट टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से एक तो जो है जमीन जो होती है, जमीन की जो जल स्तर होता है वो भी नीचे जाता है, पानी की समस्या तो होती ही है, साथ ही साथ फसलों पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट, यील्ड में कमी जो है फसलों में देखने को मिलती है। जी मनीषा। एब्सोल्युटली। मिस्टर जनमनी, जो रिपोर्ट है सुपर एल निनो की अगले साल की, उस पर आपके क्या व्यूज हैं? आईएमडी कैसे देखता है इन रिपोर्ट्स को? Yeah, I think we are not looking at this report, that seriously, because as you know that monsoon and El Nino is a very, very kind of, very difficult to comment upon it. We have seen 2023 how we have got, normal monsoon. So I don't think IMD has any analysis or comment upon for further monsoonal activity also. So at the right time now, we are mainly concentrating for the northeast monsoon and the system formation, because this is the November and October month. So more system cyclone forms actually. So we are not looking actually that El Nino in that context. Yeah. Okay, मिस्टर जर्मनी, ऑल्सो ये जो करंट बारिशें राजस्थान और एडजॉइनिंग एरियाज में आते हुए देखी हैं, इन्हें कैसे रीड कर रहे हैं? कब तक ये जारी रह सकती हैं? और एक नियर टर्म अगर प्रोजेक्शन देखें मौसम की तो वो कैसी है? This WD has been very active for last 36 hours. We have almost everywhere rain for the western Himalayan state like Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, and Uttarakhand. So there are snow report also like Tumrek and even heavy rain. Also, as you know, Ganganagar and others have received the heavy rain also yesterday for Rajasthan. But they are going to succeed very rapidly. By tomorrow, everything will be clear actually. Western disturbance, as you know, this is temporary rain for 1 or 2 days. And now the sky will be clear from tomorrow onward. So that is number one. But we are more worried about the systems actually. There are indications that some circulation or something may form over southeast Bay of Bengal. And that we have given today. And there is a very high chance that this system may, become low pressure area and further also may intensify, but we are monitoring it. And as you know, this is the period northeast monsoon, and we have very late rainfall over Karnataka and Kerala also. So these are the good features that Karnataka, Kerala will get a good rain during subsequent days. And at the same time, if northeast monsoon setting over, say, Tamil Nadu and also further southeast peninsular India, it will also help in the agriculture activity. And second thing is that we have a system already formed over Southeast Arabian Sea just near Lakshadweep area. So this system we are looking very, very seriously, because this system has a very high chance to become a depression and move west-northwestward. So as you know, there are a lot of activity in the Arabian Sea. So that also we want to, all the, not only the fishermen, also a lot of, oil exploration and many shipping activities. So that also we are looking at 7 days, 10 days scale also. So this is the period when you get most intense system. Absolutely. मिस्टर जनमनी, आई एम श्योर गुजरात में काफी लोग बारिश की तरफ देख रहे हैं क्योंकि नवरात्रि गरबा का सीजन वहां पर है। आने वाले 7, 8, 9 दिन कैसे देखते हैं आप गुजरात के लिहाज से? I don't think as per today we have any major spell either over the Gujarat or I don't think before Dussehra any rain activity any parts of India. Whatever Arabian Sea system we are getting, that also is not for the Indian region. It's moving other direction actually. But still we are monitoring actually. And similar also the Bay of Bengal system, we are also formation still a delay, and 23rd, 24th being the last for the Navratri. I don't think major spell any parts of India before that. So it will be a good celebration. It will be a good celebration. Talk about Kolkata or talk about Ahmedabad. I don't think any major weather is there by that time. So all activity, if at all, is there after that only. Point taken.
मिस्टर जनमनी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। तो क्लियरली जो बारिशें राजस्थान में हमने आते हुए देखी हैं वो आज कल में यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। और जैसे उन्होंने कहा कि फेस्टिवल सीजन है, तो गुजरात और वेस्ट बंगाल जहाँ पर ये काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है, कोई बहुत ज़्यादा बारिश हो और यहाँ पर अरेंजमेंट्स खराब हो, ऐसा एज ऑफ नाउ यहाँ पर नहीं लगता। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे पूरा हाल यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स का। बने रहिए हमारे साथ।